हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लच फॉर सक्सेस। एक बार फिर से आपका दोस्तों स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल लच फॉर सक्सेस में। आज हम 9th क्लास के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर देखिए 1 का फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ही अगला चैप्टर आपके सामने मतलब अगला पार्ट आपके सामने रखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से महिलाओं को कम अधिकार दिए गए थे और आदमियों से ज़्यादा काम करवाने के बाद भी उनको कैसे सैलरी कम दी जाती थी। इस चैप्टर में हम वही देखेंगे और आपने अगर पहले वाले पार्ट को नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, आपको सारी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर पहले पार्ट को आपने नहीं देखा होगा तो आप इस पार्ट को समझ नहीं पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना और हमारे साथ आप पढ़ना शुरू करिए बिना किसी टाइम के। चलिए देखें, फिगर 8 में आप देख पा रहे होंगे द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन पेंटेड बाय द आर्टिस्ट ले बारबियर इन 1790। मतलब जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट था, जिसमें ये देखिए आप देख पा रहे होंगे डिक्लेरेशन ऑफ राइट था, ये आप पिक्चर देख पा रहे होंगे। इसमें डिक्लेरेशन ऑफ राइट था, इसका मतलब ये कि जो अधिकार दिए गए थे वो सारे लोगों को बराबर दिए गए थे। इसमें सारी बातें लिखी गई है कि कौन कौन से इंसान को कौन कौन से अधिकार जो है वो मिलेंगे और सारे अधिकार सभी जनता के लिए यानी पूरे पब्लिक के लिए जो मैन का राइट होगा वो बराबर होगा, सभी सिटीजन के लिए जो राइट होगा वो बराबर होगा। इस तरह की बात 1790 में इस आर्टिकल द्वारा कही गई थी। ठीक है, और द फिगर ऑन द राइट रिप्रेजेंट फ्रांस, द फिगर ऑफ लास्ट सिम्बलाइज द लॉ। यानी मतलब ये कहने का है कि कानून सबके लिए एकदम इक्वल होगा, समान होगा और सभी फ्रांस की बातें इसमें कही गई थी। चलिए देखते हैं आगे सोर्स सी में क्या लिखा हुआ है। देखिए सोर्स सी में लिखा हुआ है, यहाँ पे आप पढ़िए द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, कि क्या क्या बातें इस डिक्लेरेशन में कही गई थी। इसमें सारे आपकी बातें आपको यहाँ क्रक्स मिल जाएगा। चलिए देखते हैं पहले बारे में, उसके बारे में पहली चीज़ें क्या लिखी गई थी इस डॉक्यूमेंट के बारे में। पहला चीज़ लिखा हुआ है मेन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट, क्योंकि इंसान का जो जन्म होता है वो एकदम उसमें फ्री होता है और जब जन्म होता है उसका तो वो सारे राइट्स उनको बराबर मिलने चाहिए। ठीक है, इक्वल राइट मिलने चाहिए। पहली बात इसमें कही गई है जो कि डिक्लेरेशन था फ्रांस में। और दूसरे बात में जो लिखी गई है वो लिखी गई है द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड इन एलिनेबल राइट ऑफ मैन, दीज आर लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड रेसिस्टेंस टू ऑपरेशन। यानी कहने का मतलब ये था कि पॉलिटिकल एसोसिएशन जो है वो उनको बनाना चाहिए और इनएलिजिबिलिटी राइट ऑफ मैन, यानी ये कहने का है कि जो सारे अधिकार होंगे सभी व्यक्तियों को वो बराबर दिए जाएंगे। दीज आर लिबर्टी, उनमें से ये है कि वो आपको स्वतंत्रता दी जाएगी, लिबर्टी दी जाएगी। क्योंकि दोस्तों पहले क्या था कि देखिए अधिक से अधिक लोगों को भूदास बना दिया जाता था, यानी कहने का मतलब ये है कि लैंड स्लेव बना दिया जाता था, यानी भूमि में बंधक बना करके उनसे काम करवाया जाता था और बहुत सारे किसानों को दिन की 2 रोटी देकर बैलों की तरह काम करवाया जाता था। यही बात कही गई थी कि आप उनको फ्री रखेंगे, यानी उनका मन होगा तो आपके वो काम करेंगे खेत में, नहीं मन होगा तो वो नहीं काम करेंगे। तो उनको पूरी आज़ादी होनी चाहिए इस बात के लिए। जबकि जो बड़े बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स यानी बहुत बड़े ज़मींदार होते थे वो ज़बरदस्ती इनको कैद करके अपने पास रखते थे और भूदास बना करके यानी भूमि को बंधक बना करके वहाँ सीकड़ों से काम कराने के बाद उनको बांध देते थे। ठीक है, एकदम जानवरों की तरह व्यवहार करते थे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि डिक्लेरेशन में लिखा हुआ था कि इनको लिबर्टी दी जाएगी, आज़ादी दी जाएगी, प्रॉपर्टी का मतलब अधिकार इनके पास भी होगा रखने का, और सिक्योरिटी एंड असिस्टेंट टू द ऑपरेशन, यानी जो उनके खिलाफ अगर गलत हो रहा है तो उनका विरोध करने का इनका पूरा अधिकार होगा, मतलब प्रोटेस्ट करने का इनके पास पूरा पूरा अधिकार होगा। ठीक है, यहाँ डिक्लेरेशन में लिखी गई थी ये बातें। तीसरी बातें क्या लिखी गई थी देख लेते हैं। द सोर्स ऑफ ऑल सोवर्निटी रिसाइड्स इन द नेशन, यानी जितनी भी सोवर्निटी, कहने का ये है बात है कि फ्रांस में रहने वाले जो भी पर्सन है और उनको सभी फ्रांस की चीज़ों पर अधिकार होगा। मतलब कहने का ये है कि फ्रांस की सभी चीज़ें जितने भी रिसोर्सेस हैं, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो पेड़ हो, कोई भी मतलब रास्ता हो, ज़मीन हो, और मतलब कहने का सड़क हो, विद्यालय हो, स्कूल हो, कोई भी चीज़ हो उस पे सारे लोगों का अधिकार सेम होगा, कोई एक इंडिविजुअल का अधिकार नहीं होगा। नो ग्रुप और इंडिविजुअल में एक्सरसाइज अथॉरिटी दैट डज नॉट कम फ्रॉम द पीपल, यानी कहने का ये है कि बहुत बड़े फ्यूडल लॉर्ड जो होते थे वो दोस्तों क्या करते थे कि बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में अपने ही बच्चों को पढ़वाते थे और उनके लिए रिजर्वेशन होता था। इनके लिए क्या हुआ कि अब ये डिक्लेरेशन जब हुआ तो ये बात सामने आई कि अब कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा और सारे लोग जो है इक्वल राइट के हिसाब से सारे जगह पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि फ्यूडल लॉर्ड्स के ही बच्चे पढ़ सकते हैं, सारे लोग पढ़ सकते हैं, उनको अधिकार होगा उनके सोवर्निटी पे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। चौथी बात क्या कही गई थी, देखिए पढ़िए। चौथी बात जो दी गई थी वो कही गई थी लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर
टू डू वट एवर इज़ नॉट इंजीरियस टू अदर्स। लिबर्टी का मतलब ये नहीं था कि किसी को आप नुकसान पहुंचाकर अपने लिबर्टी में रहें, नहीं। लिबर्टी का मतलब ये था कि आप आज़ाद रहिए, लेकिन उससे आपके आज़ादी से किसी को दिक्कत ना हो, किसी दूसरे को परेशानी ना हो। तो ये आज़ादी इसका मतलब था डिक्लेरेशन में, ठीक है। द लॉ दैट हैज़ राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शन दैट आर इंजूरियस टू सोसाइटी। द लॉ हैज़ द राइट टू फॉरबिड ओनली, जब कोई कानून तभी आप मानने से इनकार कर सकते थे जब वो सोसाइटी के लिए कोई गलत हो, यानी पूरी सोसाइटी के लिए गलत हो तब आप मान सकते थे। सिर्फ आपके लिए गलत है इसका मतलब वो पूरी सोसाइटी के लिए सही है, आपके लिए गलत है तो आप नहीं कर सकते हैं ऐसा कि मेरे साथ कोई इनजस्टिस हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें कही गई थी, मैं शॉर्ट में आपको इतनी सारी बातें बता दिया हूँ। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ पढ़ना। देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, राइट सच एज द राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ ओपिनियन। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, नेशनल असेंबली जब बन गई, और नेशनल असेंबली के बनने के बाद जब डिक्लेरेशन हुआ राइट ऑफ मैन का, जो हमने बात बताया अभी कि राइट ऑफ मैन में क्या क्या लिखा हुआ था, सिटीजन के लिए बात कही गई कि देखिए सभी लोगों के जीने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है, राइट टू लाइफ होना चाहिए। उसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, यानी बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, कोई भी खुल करके बोल सकते थे। क्योंकि देखिए पहले क्या था, फ्रांस में जब लुई 16वें का शासनकाल चल रहा था तो उस समय कोई फ्रीडम में नहीं बोल सकता था, क्योंकि अगर कोई बोलता था राजा के खिलाफ तो उसको बास्तिल के किले में ठूस करके उसे गोली मार दिया जाता था, या कभी कभी उसको उम्र कैद की सज़ा दे दी जाती थी। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति बोल नहीं पाता था राजा के खिलाफ। इसलिए हमें ज़रूरी था कि इस डिक्लेरेशन में लिखा हुआ था कि अब जो है वो राजा के खिलाफ कोई भी बोल सकता था। फ्रीडम ऑफ स्पीच हो चुकी थी, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन यानी राय देने की भी आज़ादी हो चुकी थी, आप राय रख सकते थे, अपना राय बता सकते थे कि क्या आप राय रखते हैं राजा के बारे में। इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी लॉ के नज़र में सब कोई एक बराबर हो, चाहे वो फ्यूडल लॉर्ड्स बड़े बड़े सामंतवादी लोग हों, चाहे वो नॉर्मल कोई पब्लिक पर्सन हो, सभी के लिए लॉ इक्वल होना चाहिए, कोई भी कानून सबके ऊपर इक्वल तरीके से लागू होना चाहिए। वर इस्टेब्लिश्ड एज ए नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट, यानी ये एक व्यक्ति के सभी अधिकारों का बात कहा गया, मतलब सभी के लिए एक नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया गया, मतलब सबके लिए अब एक नेचुरल राइट हो गया। दैट इज दे belong to each human being by worth and could not be taken away. It is the duty of the state to protect and citizens natural right. यह जो है स्टेट की ड्यूटी होगी कि सारे व्यक्तियों का वो अधिकार को प्रोटेक्ट करे, मतलब उनकी रक्षा करे, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि फ्रांस में किस तरह से नेशनल असेंबली जब बनी और जब राजा के शासन को ख़त्म किया गया तो लोगों ने कैसी अपनी बातें कहीं और किस तरह का डिक्लेरेशन फ्रांस की क्रांति में आया और क्या सुधार आया राजा के मरने के बाद। देखिए ये बात आया सामने, ठीक है। मरने के बाद का मतलब उसको गिलोटिन पे जो राजा को लटका दिया गया था। देखिए आगे पढ़ते हैं। तो आज का हमारा देखिए यहाँ पे जो कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं कि देखिए इस तरह के जो चिन्ह थे, मतलब इस तरह के सिंबल आप देख सकते थे कि इस तरह की बेड़ियाँ जो खुली हुई थी, इसको हम कहते थे द ब्रोकन चेन, यानी टूटी हुई जो कड़ियाँ होती थी, जो हथकड़ियाँ होती थी, वो क्या होती थी। देखिए ये दोस्तों जो हथकड़ियाँ होती थी ये थी, देखिए जो भूमि पर, मैंने नहीं बताया कि भूमि पर कुछ किसान होते थे, उनको क्या किया जाता था, कुछ भूदास होते थे, उनको बंधक बना करके इस तरह से बेड़ियों में जकड़ दिया जाता था। तो इनका कहना था कि हम बेड़ियों को तोड़ करके अब जो भूदास प्रथा है, जो जमींदारों द्वारा जो किसानों को ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था, उसको ये तोड़ देंगे, मतलब ठीक है, मतलब इस प्रथा को ख़त्म कर देंगे, इस सिस्टम को ख़त्म कर देंगे। ये सिंबल यही दिखाना चाह रहा है, ठीक है। और दूसरा सिंबल देखिए क्या दिखाना चाह रहा है, द बंडल ऑफ रॉड और फैसेस, ठीक है, वन रॉड, ये देखिए आप देख सकते हैं रॉड को, ठीक है। तो वन रॉड कैन बी ईजिली ब्रोकन बट नॉट एन इंटायर बंडल, स्ट्रेंथन लाइज इन यूनिटी। इसका मतलब ये बताना चाह रहा है कि अगर आप अकेले आप राजा के खिलाफ खड़े होते तो राजा आपको अकेले क्या करता, बास्तिल के किले में बंद करके आपको गोली मार देता या तो उसको आपको कैद कर देता। लेकिन अब अगर बहुत सारी यूनिटी में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं तो ये जो यूनिटी है राजा उसको नहीं तोड़ सकता, क्योंकि बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग एक साथ जब आ जाते हैं तो उसको ख़त्म करना इम्पॉसिबल हो जाता है राजा के लिए। अब राजा को गद्दी छोड़नी ही पड़ती है अगर कोई राजा गलत काम कर रहा है तो। इस तरह से यह बात जो था, बंडल ऑफ रॉड था, ये यूनिटी का एक सिंबल बनकर उभरा था, ठीक है। तो इसे कहते थे स्ट्रेंथ कहते थे यूनिटी का। यूनिटी मतलब ये है कि एकता में बहुत पावर होती है, अगर लोग एक हो गए तो कोई भी कितना भी पावरफुल राजा हो वो जनता के सामने नहीं टिक पाता, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। चलिए आगे आते हैं, देखते हैं किस तरह की बातें और कही गई थी। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, द आई विद इन ए ट्राइंगल
रेडिएटिंग लाइट, देखिए बाहर आपको बहुत सारे लाइट दिख रहे होंगे, रेडिएशन लाइट दिख रही होंगी, लेकिन उसके बीच में आपको एक आई दिख रही होगी, ट्राइंगल के बीच में, मतलब आँख एक दिख रही होगी। इसका मतलब ये था द ऑल सीइंग आई स्टैंड फॉर नॉलेज, यानी ये था कि आपको ज्ञान के बारे में यह आँख थी कि भाई आपके ज्ञान को बताता था। द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड ऑफ इग्नोरेंस, यानी जो ज्ञान का आपके क्वालिटी है, ज्ञान का जो गुण है, वो सारे अंधकार को आपसे बाहर निकाल सकता है, यानी आपके जाहिलियत को बाहर निकाल सकता है। जो आपकी क्वालिटी है एजुकेशन की, यानी शिक्षा आपके सारे अंधकार को दूर कर सकती है। तो जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, क्योंकि उस वक्त जो पढ़े लिखे लोग होते थे वो बहुत कम मात्रा में होते थे, ठीक है। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि जो रेडिएटिंग लाइट थी वो यही बताना चाह रही थी। तो ठीक है, आ जाते हैं इस पर, देख लेते हैं। ये हनुमान जी का गदा की तरह आपको क्या बना हुआ है, ठीक है, तो बहुत ही ज़बरदस्त गदा दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, देख सकते हैं आप। स्क्रिप्चर कहते थे इसको। स्क्रिप्टर जो होता था वो क्या होता था, देखिए सिंबल ऑफ रॉयल पावर। देखिए जो सिंबल है ये शिफ्टरी, ये क्या है, सिंबल ऑफ रॉयल पावर। ये रॉयल मतलब जो राजशाही लोग होते थे उनका ये पावर का एक सिंबल था, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, गदा की तरह दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं द स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग। इस तरह से आप देख रहे होंगे कि जो स्नेक है वो एक रिंग की तरह बना रहा है और अपने ही टेल यानी अपने पूंछ को ये खा रहा है। क्यों खा रहा है, सिंबल ऑफ इटर्निटी। ये बात कर रहा है रिंग हैज़ नाइदर बिगिनिंग नॉर एंड, यानी जो बताना चाह रहा है कि जो रिंग होती है, यानी जो रिंग कहने का मतलब अंगूठी जो होती है उसका कोई अंत नहीं होता, ना कोई शुरुआत होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपनी आत्मा में ये ठान लें कि नहीं कोई चीज़ हमारे खिलाफ गलत हो रही है तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, ठीक है। इस बात के लिए समझना पड़ेगा आपको। देखिए आप इसमें रेड कलर का कैप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ये कैप था। और यहाँ पे जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा था तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई कैप थी तो वो रेड कैप थी। क्यों, क्योंकि मैं बता दूं आपको, ये रेड कैप दोस्तों वही द्वारा पहना जाता था लोगों द्वारा जो जैकोबिन क्लब के सदस्य होते थे। जो जैकोबिन क्लब के सदस्य होते थे उन्हीं के द्वारा ये रेड कैप पहना जाता था, क्योंकि वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था वो लोग जिन्होंने फ्रांस को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो ऐसा पहनते थे। लेकिन कैप वॉर्न बाय ए स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री, जब जो है एक स्लेव को फ्री कर दिया जाता था उनके द्वारा यह पहना जाता था बाद में। और आपको देखना होगा कि ब्लू वाइट रेड, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि ब्लू वाइट और रेड नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस। आप देख सकते हैं कि जो नेशनल फ्लैग है फ्रांस का या नेशनल कलर है फ्रांस का वो कैसा है, ब्लू है, ठीक है, वाइट है और रेड है, ठीक है, ब्लू वाइट एंड रेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस, ब्लू, ठीक है, वाइट एंड रेड। अब आ जाते हैं लास्ट वाला पॉइंट पे, देखते हैं। देखिए इस तरह के आप देख सकते हैं कि जो विंग्ड वुमेन है यानी इनके ऊपर पर लगा हुआ है, ये बात कर रही हैं पर्सनिफिकेशन ऑफ द लॉ, यानी मानव के लिए यानी इंसान के लिए, ह्यूमन बींग के लिए एक फ्रांस में लॉ की बात कर रही हैं, कानून की बात कर रही हैं कि सबके लिए समान कानून होना चाहिए, लॉ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ आप देख पा रहे होंगे द लॉ टैबलेट, द लॉ इज़ द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट। और इनका कहना है बिल्कुल कि देखिए लॉ जो है वो सबके लिए सेम होना चाहिए, ठीक है, और इक्वल होना चाहिए। मतलब ये कहने का मतलब है कि देखिए पहले लॉ जो था वो सिर्फ और सिर्फ राजा के अधिकार में था, लॉ जो था वो राजा के ही बातों से चलता था। तो उनका कहना था कि लॉ जो है वो सबके लिए समान अधिकार होना चाहिए। पहले राजा के क्या थे, पहले राजा ने अधिकार दिए हुए थे कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के जो लोग थे उनको 10% और 25% जो लैंड का पूरा हिस्सा था उनके जन्म होते ही उनके बच्चों को दे दिया जाएगा फ्रांस के, ठीक है। लेकिन ये क्या थे, ये एक प्रिविलेज था, उनका विशेषाधिकार था। तो इस विशेषाधिकार को ख़त्म करने के लिए सबके लिए एक लॉ लाया गया कि अगर उनको ज़मीन में दिया जाएगा तो तीसरे स्टेट के भी लोगों को दिया जाएगा, गरीब किसानों को भी दिया जाएगा। अगर ज़मीन नहीं दिया जाएगा उनको तो किसी को नहीं दिया जाएगा। तो लॉ सबके लिए इक्वल होना चाहिए। इसी बात की बात इस टैबलेट में, लॉ टैबलेट में कही गई थी, ठीक है। तो चलिए यहीं तक वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए